नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में अभी तक लोग अलग अलग रणनीति अपना रहे थे, कूटनीति अपना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि चुनाव, जैसे रुचिर शर्मा कहते हैं, जो JP मॉर्गन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने एक फोरकास्ट भी किया था, एक किताब भी लिखी थी। जब मैं अध्यापन करता था तो मैं बड़ी पसंद किताब थी मेरी वो, जिन्होंने कहा था कि ये ब्रिक कंट्रीज का अगले 10 साल के अंदर कौन से ऐसे देश होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। तो रुचिर शर्मा की बुद्धिमानी का, उनकी बुद्धिमत्ता का, उनके चातुर्य का, उनके विश्लेषण क्षमता का मैं कायम हूं। उन्होंने भी यह टिप्पणी की है कि महाराज झारखंड के चुनाव में क्या होने वाला है, और उन्होंने वही जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करते हुए ये बताया है कि अगर 6 महीने के अंदर लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव हो जाए, एक आध एक्सेप्शंस को छोड़ दें आप, तो नॉर्मली वही पार्टी जीतती है जिसने पार्लियामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो उनके हिसाब से महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के जीतने की पूरी संभावना है। तो चलिए, ये तो उनका विश्लेषण है और मैं उनका कायल हूं। अब ये सही होगा या नहीं होगा वो तो जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन मुझे एक बात देखिए बिल्कुल स्पष्ट पता चल रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वो सारी गलतियां भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है जो उसको नहीं करनी चाहिए। अब कहते हैं कि उनके यहां एक चाणक्य है जो बड़ा अच्छी तरह से जाल बिछाता है और अच्छी तरह से चुनाव का संचालन करता है और उनके बड़े लोग कायल हैं। लेकिन जिस प्रकार की गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने की हैं और पिछले 4-5 दिन के अंदर की हैं, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए। देखिए, ये लोकसभा के चुनाव से बड़ी चीज क्लियर हो गई थी और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कि महाविकास आघाड़ी में भी 3 बड़ी पार्टियां हैं और महायुति में भी 3 बड़ी पार्टियां हैं। एक तरफ, दोनों तरफ शिवसेना के 2 भाग हैं और दोनों तरफ एनसीपी के 2 भाग हैं। एक तरफ शरद पवार हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो पुरानी प्रतिद्वंदी है। लोकसभा चुनाव में एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हुई कि जहां पे 30-35% मराठा वोटों की बात आती है, वहां पे शरद पवार इज द टॉलेस्ट लीडर। और अगर उनको कोई चुनौती देता है तो वो अजीत पवार नहीं देते हैं, वो एकनाथ शिंदे देते हैं। जहां तक दलित वोटों का सवाल है तो वहां पे, जैसे वहां कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर 2 तरह के दलित होते हैं, एक जो मोमबत्ती जलाते हैं और एक अगरबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जलाने वाले बौद्ध होते हैं जो अंबेडकर जी को मानते हैं, और दलित जो बाकी होते हैं वो अपना अलग उनका अपनी पद्धति है। तो वहां पे तो जो बौद्ध वर्ग है, जो बहुतायत में है, जो महार हैं, जो बड़े मेजॉरिटी में हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनका झुकाव महाविकास आघाड़ी की तरफ है। और मुसलमान आप जानते हैं 15% की जनसंख्या है महाराष्ट्र के अंदर, तो उनका भी झुकाव वो तो नेचुरल है कि वो महाविकास आघाड़ी की तरफ है, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को पसंद करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को पसंद नहीं करते, जिसमें हिंदुत्व का मतलब होता है मुसलमानों से, सिखों से, दलितों से, आदिवासियों से घृणा। वो उद्धव ठाकरे के उस हिंदुत्व को मानते हैं जिसमें सबको समेटने की बात है, जब सबको अपने साथ ले जाने की बात है, और जहां पे रोजगार उपलब्ध करना, नौकरियां दिलाना ही मुख्य लक्ष्य है। और ये भी मुख्य लक्ष्य है कि जो महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात के अंदर जा रहे हैं उनको रोका जाए।
और जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे शरद पवार को धोखा दिया उनको दंड दे जनता, ये उनकी अपेक्षा है। तो हिंदुत्व की दो परिभाषा है। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी ये मानता हूं, मैं शुद्ध सनातनी हूं। मेरा भी ये मानना है कि मेरा हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व और जो सनातन धर्म है वो ये सिखाता है कि सभी धर्मों का समावेश हमें हमारे हिंदुत्व में होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारी मूल धारा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, एक गलती तो बहुत बड़ी की है, जो क्यों की है मुझे नहीं समझ में आता। कभी अमित शाह जी से मेरी मुलाकात होगी तो उनसे मैं पूछूंगा। ये सबको पता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का मतलब है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे मतलब मराठा स्ट्रॉन्ग लीडर जो उद्धव ठाकरे को टक्कर देते हैं। और पिछले चुनाव में भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि सबसे बेटर स्ट्राइक रेट अगर महायुति के अंदर किसी का था तो एकनाथ शिंदे का था, और सबसे खराब अगर था किसी का तो भारतीय जनता पार्टी का और अजीत पवार के एनसीपी का था। और अगर इस पक्ष में देखें तो सबसे अच्छा जो स्ट्राइक रेट था वो शरद पवार का था, उसके बाद कांग्रेस का था, और उद्धव ठाकरे का उतना अच्छा नहीं था। पार्लियामेंट इलेक्शन में ये बात अलग है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उस समय उद्धव ठाकरे के पास भी एक नया चुनाव चिन्ह था और शरद पवार के पास भी एक चुनाव। इसका माने शरद पवार का जो फील्ड वर्कर था उसने जनता तक अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचा दिया। उद्धव ठाकरे शायद नहीं पहुंचा पाए। पिछले 4 महीने के अंदर ये जमीन तक कितना पहुंचा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक चुनाव चिन्ह कितना पहुंचा है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन से पता चल जाएगा। तो जो रणनीति अभी तक महायुति ने बनाई थी वो बड़ी अच्छी रणनीति थी। उसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और हम लोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा एक एम्बिग्यूटी वाली रणनीति थी, जिससे सब जो वही रणनीति बेसिकली महाविकास आघाड़ी की थी। महाविकास आघाड़ी भी स्पष्ट नहीं कर रहा है कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया, मान लीजिए उद्धव ठाकरे को कर दिया, तो कांग्रेस वाले विदर्भ एरिया में जहां उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, मराठवाड़ा जहां उनका स्ट्रॉन्ग एरिया, मेहनत क्यों करेंगे? वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर जहां शरद पवार का स्ट्रॉन्ग एरिया, वो क्यों मेहनत करेंगे? और अगर नाना पटोले को प्रोजेक्ट कर दिया तो उद्धव ठाकरे के वर्कर जो है वो एकनाथ शिंदे के पास क्यों नहीं चले जाएंगे? अच्छा, ये मानी बात है कि वहां पे शिवसेना का अच्छा आधार है। जो आशा है कुछ एक पक्ष जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा और एक है जो उद्धव ठाकरे के पास जाएगा। शरद पवार अजीत पवार में तो बिल्कुल डिसाइडेड खेल है कि शरद पवार के साथ ज्यादा लोग हैं, अजीत पवार के साथ कम लोग हैं। लेकिन जहां पे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये कहा है कि हम देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो एक प्रकार का गलत मैसेज महाराष्ट्र की जनता के अंदर वोटर्स के बीच में चला गया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए जो वहां का पुराने समय का पेशवा राज था और ब्राह्मण राज था, जिसके खिलाफ मराठा हैं, बहुत ज्यादा हैं। होना नहीं चाहिए लेकिन है। जातिवाद तो आप जानते हैं हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर है, और महाराष्ट्र के अंदर भी एक, जैसे तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो एंटी ब्राह्मणिज्म का मूवमेंट है वो वहां है। और वो ऐसा एरिया है जो महात्मा फुले का और बाबा साहब भीम अम्बेडकर का क्षेत्र है, और दलित आंदोलन भी वहां बड़े अच्छे और प्रबुद्ध लोगों द्वारा चलाया गया है। तो वहां पे चेतना जो है हमारे उत्तर प्रदेश बिहार से महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा है। अब जब एकनाथ शिंदे का अगर ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं महायुति का, तो अब आप ये सोचिए, ये बात सही है कि आपने करीब 155 सीटें खुद भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कुछ उनके लोग अजीत पवार की पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, कुछ एकनाथ शिंदे के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, और अगर वो जीतेंगे तो पार्टी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएंगे। लेकिन जब ये बातें हमको समझ में आ रही हैं तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्यों नहीं समझ में आएंगी? तो अब एक ये नई दुविधा वहां पे पैदा कर दी है कि एकनाथ शिंदे के वो लोग जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये प्रयास क्यों नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव न जीते, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत ना हो जाए कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को और अजीत पवार की पार्टी को तोड़ के अपनी सरकार बना ले और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बाहर फेंक दे। और ये बात अजीत पवार के लोग भी करेंगे। तो अगर ऐसी परिस्थिति क्लियर हो गई कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का षड्यंत्र है, जिसकी वजह से बीजेपी ने ज्यादा सीटें लड़ी हैं, अपने कैंडिडेट्स को एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ाया है, अगर ये चीज हमको और आपको समझ में आ रही है तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी समझ में आ रही होगी, उनके वोटर्स को भी समझ में आ रही होगी। तो क्या इस बात की संभावना नहीं, जो मुझे लगता है कि है,
कि जो मराठा वोटर है जो एकनाथ शिंदे के साथ है वो क्यों नहीं उद्धव ठाकरे के पास चला जाएगा, क्योंकि है तो वो बेसिकली शिव सैनिक। और जो शरद पवार के साथ लोग थे जो अजीत पवार के साथ शायद इस आशा से चले गए थे कि वो बाद में मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई संभावना है जबकि थी नहीं, तो वो क्यों नहीं शरद पवार के पास वापस चले जाएंगे। तो जो एक महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में आधा 1%, 2% का डिफरेंस होता था, अगर इस प्रकार की रणनीति जिसमें देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करने की बात हुई है, अगर ये डिफरेंस 5-6% का हो गया तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी और पार्लियामेंट से इलेक्शन से बेटर पोजीशन महाविकास आघाड़ी की हो जाएगी। तो ये अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये चूक क्यों की है, ये राजनीतिक चूक क्यों की है, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। या जो दूसरा मुझे ये लगता है महाविकास आघाड़ी के अंदर इट्स ए फाइट फॉर सर्वाइवल। उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये चुनाव नहीं जीते तो उनके लिए भविष्य बहुत अंधकारमय है। फिर एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उसके बाद लड़ाई जो है करीब करीब खत्म हो जाएगी। और अखिलेश यादव ने भी इसमें अच्छा कदम उठाया है, कांग्रेस ने भी कहा है उत्तर प्रदेश के अंदर हम अखिलेश यादव का साथ साथ चलेंगे, हमारे पोस्टर्स लगेंगे, बल्कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साथ साथ फोटो लग गई हैं और अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। अच्छा, झारखंड के अंदर भी आप देखें जो बैनर्स लग रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की भी चुनाव चिन्ह है, उसमें समाजवादी पार्टी का भी है। इसका माने झारखंड में भी आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही, अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनका समर्थन है। तो आधा 1% का जो वोट का डिवीजन होता है वो भी इस बार नहीं हो रहा है। तो जहां तक मुझे रणनीतिक रूप में लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी वो गलती नहीं कर रही है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और जो रणनीति अपनानी चाहिए वो अपना रही है। दूसरी तरफ महायुति वो सारी गलतियां कर रही हैं। और शरद पवार के चेहरे पे जिस प्रकार की टिप्पणी एक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने देवेंद्र फडणवीस के सामने की है, शरद पवार जैसे नेता का जितना सम्मान है महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर, वो इससे भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान होगा, मुझे अभी तक ये खबर नहीं मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान ने उस व्यक्ति को जो राज्यसभा का मेंबर है उसने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि लोगों से कि आप वीडियोग्राफी कीजिए, फोटो खींचिए, और जो महिलाएं जिन्होंने 1500 रुपए सरकार से लिए हैं अगर वो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में दिखाई पड़े तो मैं उन्हें देख लूंगा। अरे भैया, आपने थोड़ी पैसे दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी पैसे दिए हैं, वो सरकार ने पैसे दिए हैं। वो सरकार में आप जरूर आप तोड़फोड़ करके और धोखाधड़ी करवा के बैठ गए हैं, लेकिन वो जनता के पैसे हैं, हमारे ही पैसे हैं जो आप जनता को दे रहे हैं। तो जनता ही के पैसे जनता को दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या महायुति के पैसे नहीं है। तो इस प्रकार की धमकी देना, और जिस एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी के शरद पवार के चेहरे पर टिप्पणी की है उसने भारतीय जनता पार्टी के वोटों में और गिरावट कर दी है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो चुनाव बहुत पास आ गया है उसे ऐसे समय में महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य में भारतीय जनता पार्टी वो गलतियां क्यों कर रही है, वो राजनीतिक चूक क्यों कर रही है, और उनकी राजनीतिक परिपक्वता कहां चली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं बौखलाहट कितनी ज्यादा हो गई है कि वो तश्तरी में रख के चुनाव महाविकास आघाड़ी को सौंप रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की गलती के देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करना, एकनाथ शिंदे को पीछे करना, अजीत पवार को पीछे करना, उनके कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ दौड़ा देगा, भगा देगा, उधर चला जाएगा वो। और उसके बाद जो वोट का डिफरेंस 1% से कम था, अगर वो 3-4% का हो गया, जो मुझे लगता है इस घटनाओं के बाद होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार भी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि फिर अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को और नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को मैसेज मिल जाएगा कि कमजोर विकेट पे भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। उसके बाद महाराष्ट्र तो हाथ से जाएगा, दिल्ली भी चली जाएगी। इसलिए ये गलतियां अगर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दोहराते रहे तो उनको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।